को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी आप लोगों के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन शेयर करना है। जिन जिन दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो वो इसमें ला सकते हैं जी और शेयर शेयर कर लें हम लोगों के साथ। अच्छा जी, इससे पहले कि आप लोग कोई क्वेश्चन करें, मैं कुछ शेयरिंग जो है अपनी तरफ से वो मैं फाइल जो है वो इसमें ले आता हूँ जी। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर लें जी। मैं चले मैं अपनी तरफ से कुछ शेयरिंग करता हूँ जी। ये पहला पॉइंट है जी जो मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। जी सबसे पहला पॉइंट ये है, इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज ए परकुजिट और नॉट। क्या जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है ये परकुजिट है कि नहीं है। देखिए बात यह है कि अगर ये आपको ड्यूरिंग दी जॉब मिलेगा तो फिर तो ऑब्वियसली ये आपका बेनिफिट है, ये इन एडिशन टू सैलरी आपको दिया जा रहा है। नंबर टू, अगर ये आपको रिटायरमेंट के वक्त दिया जा रहा है तो इन ली ऑफ ऑब्वियसली ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, इन ली ऑफ सैलरी है। लेकिन लॉ ने इसको इन एडिशन और इन ल्यू ऑफ सैलरी दोनों के अंदर ही उन्होंने इसको मर्ज किया हुआ, यानी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस वक्त आपको मिला है जी बेनिफिट। ये जी पहला था जी। आपके क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आते जाएंगे साथ साथ। मैं नेक्स्ट आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जी मैं क्वेश्चन पहले पेश कर लूं फिर आप लोगों से शेयरिंग कर लेता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। इसके मुताबिक व्हाट आर द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द टैक्सेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एन एम्प्लॉय। मैं आपका सवाल लेता हूँ जी, अभी पहले मैं जो शेयरिंग मुकम्मल कर लूँ तो फिर आपकी तरफ आता हूँ। अब आल्दो के लॉ में मिनिमम रिकॉर्ड के बारे में सैलरी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट और एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो है वो चलता है, वो आप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो इससे बियॉन्ड ये मिनिमम रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा भी आपसे मांगा जा सकता है। यानी एक थर्ड पार्टी से 176 के थ्रू वो सेक्शन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सो ये मिनिमम रिकॉर्ड है जो रूल्स के अंदर दिया हुआ है। रूल 28 से लेके मेरा ख्याल है जी कि जो 33 है उस तक ये जाता है। तो बात अब ये हो रही है कि रिकॉर्ड जो है वो मिनिमम रिकॉर्ड है, उससे बियॉन्ड भी वो आपसे आपकी इनकम को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए जा सकते हैं। जी जनाब, ये तो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन जी। सवाल एक पहला आ गया जी। मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं पीआरए माई टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का जीएसटी के रेट 19.5 हो गए है। ये टेली कम्युनिकेशन सर्विस पहले ही 19.5 था जी, आपको शायद अभी पता लगा है। ये जो इस पे रेट है वो पहले से 19.5%। इसको आप नोट करें क्योंकि इसमें टेली कम्युनिकेशन जो है ना बेसिकली ये पीआरए के अंडर नहीं है। ये बेसिकली आपको चल जाएगा एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंडर है। इसको ज़रा चेक करें, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन जो है अभी भी कुछ सर्विसेज जो है वो एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर फॉल करती है। इसको ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। और कुछ अभी जो उन्होंने दी हैं वो पीआरए के पास जो है। सो अभी भी कुछ सर्विसेज
जो है आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और कुछ आपकी जो है बाकी की आपकी पीआरए के पास जो है वो गई हुई है जी। ज़रा इसको ज़रा वेट कर लीजिएगा जी। मोहम्मद शहर मुकम्बो साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मीनवाइल एक और क्वेश्चन आ गया जी। आसिफ अशरफ साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल उन्होंने किया है, सर कैश रिसीव्ड बाय मी फ्रॉम एल्डर ब्रदर फॉर माय यूज, अच्छा, व्हाट इज ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स। आसिम अशरफ साहब, बात ये हो रही है कि अगर तो आपको आप डिपेंडेंट है उसके, अगर वो आपको दे रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंस उन्हीं का ही बनना है, वो अपने एक्सपेंसेस में डाल लेंगे। लेकिन अगर आप लोन के तौर पे रिसीव करेंगे तो फिर सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होगी। बेहतर ये है कि अगर लोन लेना है और बाद में वापस करना है तो फिर आप क्रॉस चेक में लें। अदरवाइज अगर एक्सपेंसेस के लिए है तो कोई मसला नहीं है। तमाम पेरेंट्स, तमाम जो लोग जिन पे लोग डिपेंडेंट होते हैं वो सबको कैश ही देते हैं। क्रॉस चेक जो है ना लोन की सूरत में होता है, अदरवाइज नहीं होता। सो आसिम अशरफ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको, दोनों साइड्स मैंने कवर कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इस चीज़ की क्लैरिटी आप तक पहुंच गई होगी, और अगर पहुंच गई है तो आप इसको ओके कर दीजिएगा जी। जनाब मोहम्मद शुएब साहब, आप भी देख लें इसको। अच्छा जी, एक क्वेश्चन यूट्यूब पे है जी मेरे पास। वो कह रहे हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। इज, वो कहते हैं इज विद होल्डिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। देखिए बात ये हो रही है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट, बात ये हो रही है कि जो टैक्स जो टैक्स काटता है बेसिकली वही जमा कराता है। तो आपने तो टैक्स कोई नहीं काटा ना यूटिलिटीज के ऊपर, टैक्स तो काटा है बेसिकली वापडा वालों ने चार्ज करके आपके बिहाफ पे जमा कराया है। तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उनकी होगी। आपकी तो विदाउट, आपने तो पे करके उनको अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है ना भैया। मैक्सिमम आप ये करेंगे कि उसको नॉट एप्लीकेबल लिख के विद होल्डिंग टैक्सेस में आप फाइल कर देंगे। सो अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। जनाब आसिम अशरफ साहब कह रहे हैं इफ़ आई रिसीव लोन विदाउट क्रॉस चेक। देखिए इसमें आसिम साहब इशू ये है कि अगर आप लोन विदाउट क्रॉस चेक होगा तो वैसे तो इंटेंशन इस लॉ की यही थी कि फेक लोन्स को पकड़ा जाए। तो बेहतर यही है कि आप, क्योंकि इसमें कुछ जजमेंट टैक्स पेयर की फेवर में है लेकिन ज़्यादा जजमेंट अगेंस्ट है, तो फिर इफ एंड बट लग जाएगा, लड़ाई पड़ जाएगी, फायदा कोई नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप क्रॉस चेक लें, अदरवाइज वो पैसे वापस करके बाद में क्रॉस चेक ले लीजिएगा। आसिम साहब कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन। आसिम साहब मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी, और बताएं अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो जी। जनाब अच्छा, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं जी। जी नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, पहले मैं पेस्ट कर लूं जी, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। आसिम साहब मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको पहुंच गया होगा, इसको ओके कर दीजिएगा जी। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इज देयर एनी वे टू रिड्यूस द विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑन पेमेंट अगेंस्ट सैलरी टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर उन्होंने आपका टैक्स आपको पे करना है, चले आसिम साहब ने ओके कर दिया जी, जी थैंक यू आई गॉट, चले अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर आपने किसी भी सूरत में इनकम टैक्स को पेमेंट अगेंस्ट जो है वो सैलरी कम करना है, तो ओबियसली अगर सैलरी कम होगी या एग्जम्पशन होगी या टैक्स क्रेडिट्स या रिबेट्स अगर जो एप्लीकेबल है उस वो आप जो आपने पे किए होंगे, जैसे आपने अगर आपने कैश विड्रॉल पे किया होगा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे, या टैक्स क्रेडिट और आपके अवेलेबल है, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा के अपनी एनुअल टैक्स लायबिलिटी को, ताकि आपका रिफंड बाद में ना आए, टू डैट एक्सटेंट जो है ये पॉसिबल है जी। जनाब ये भी हो गया जी। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ जी अभी। अच्छा चले मैं अपनी शेयरिंग कंटिन्यू करता हूँ जी। जी नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने पहले पेस्ट कर लूँ जी, तो फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टेट क्लियरली द टाइप्स ऑफ वॉचर्स अंडर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखें अकाउंटिंग प्रिंसिपल तीन तरह के वॉचर्स हैं मेनली, मेन वॉचर्स। कैश वॉचर जिसमें कैश रिसीव्ड एंड पेड होगा, बैंक वॉचर जिसमें चेक रिसीव्ड और पेड होगा, और थर्ड है जी जनरल वॉचर जिसके अंदर ना कैश होगा ना बैंक होगा, जैसे क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल्स है, तो उसको जनरल वॉचर कहा जाता है। अब आप अगर कोई भी चीज़ सोचेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिहाज से, तो वो इनकी ट्रांजेक्शन से बाहर नहीं निकल सकेगा, इसके अंदर ही रहना होगा। और आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और आ गया है, वो पूछ रहे हैं इफ एक्सेस टैक्स इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर हाउ इट कैन बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पेरोल पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज। देखें अगर ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर आपका ज़्यादा कटा है या कम कटा है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ज़्यादा कट गया तो ओबियसली उसका नेक्स्ट ईयर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि हर टैक्स ईयर जो है वो इंडिपेंडेंट लिया जाता है। लेकिन एम्प्लॉई अपनी रिटर्न के अंदर जो है उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर सकता है। जी अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो ओके कर दे। मुबशर नकवी साहब है हमारे साथ, वो कहते हैं प्लीज स्टार्ट वीडियो सीरीज रिगार्डिंग टैक्सेशन फ्रॉम स्क्रैच। मुबशर नकवी साहब बात ये हो रही है कि हमने लोगों की सहूलत के लिए ये बनाया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी आ रही है या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हमने करने हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। जी जनाब, इसका ऑब्जेक्टिव ज़रा आप ना जहन में रखिएगा। ओके थैंक यू, उन्होंने क्या दिया जी। हाँ जी सरमद बशीर हमारे साथ है, वो कह रहे हैं सर माई क्वेश्चन हैज़ बीन स्किप्ड मिस्टेकनली। अच्छा सरमद साहब आपका सवाल देख लेते हैं जी, किधर गया। हाँ जी आप सही कह रहे हैं जी, वो काफ़ी चीज़ें आ गई थी इस वजह से रह गया। सरमद बशीर साहब आपका सवाल ये है, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इफ ए केस विच हैज़ बीन रिमांडेड बैक फ्रॉम CAR अपील्स then how much time is with the department to complete the proceedings and which section it relates। सरमद बशीर साहब बेसिकली जब आपको रिमांड बैक होता है, मेरा ख्याल 124 और 125, 124 होना चाहिए, आप उसको पढ़ लें। उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है किस ऑर्डर में कितने टाइम होगा जिसके अंदर जो है उसका इफेक्ट जो है आ जाना चाहिए। उसमें डायरेक्ट रिलीफ वाला भी है, उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला भी है, उसमें डिलीशन वाला भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने किसी में 2 साल है, किसी में 1 साल है, इस तरह का टेन्योर उसके अंदर 124 सेक्शन में गिवन है। तो मुझे उम्मीद है सरमद साहब आपका मसला इससे हल हो जाएगा। और अगर आपको आवाज़ सही आ रही है तो आप उसको चेक करके तो वेट करके अभी उसको ओके कर दीजिए। उमर वकास भट्ट है हमारे साथ, वो कहते हैं सैलरी इज ऑन रिसीट बेसिस, वेल्थ रिकंसिलिएशन WRT एम्प्लॉई। WRT एम्प्लॉई, ये वकास भट्ट साहब WRT एम्प्लॉइज कौन से हैं जी, ये जरा क्लियर कर दें, क्योंकि एब्रीवेशन आपने यूज किया। इफ सैलरी पेड फ्रॉम जुलाई टू अप्रैल, मई एंड जून सैलरी आर पेड इन जुलाई, फॉर हाउ मेनी मंथ्स सैलरी सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द कंपनी। देखिए कंपनी तो आपको पूरे साल का ही देगी, लेकिन जो पेमेंट बेस पे होना है वो ऑब्वियसली आपको 10 माह का होगा, कि जो आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो 10 माह की होगी, और जो वेल्थ रिकंसिलिएशन होगी आपकी उसमें या वेल्थ के अंदर पूरा 12 माह का आपका जो है वो रेंट अक्रू होगा, लेकिन रिसीव्ड उसमें से 10 माह का होएगा जी, और 12 माह जो है वो 2 माह का अक्रूवल चली जाएगी, और रिसीवेबल में आप बैलेंस उसका स्टैंड कर देंगे। अच्छा जी आगे क्वेश्चन था सरमद बशीर साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। आमिर शेख साहब कह रहे हैं सर मिनिमम कितने सैलरी पे टैक्स है जी। 6,60,000 रुपये अगर आपका विद मेडिकल अलाउंस की है तो टैक्सेबल आपका 6 लाख निकलेगा, तो 6 लाख तक 0% है, उससे ऊपर जाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा जी। नासिर जमाल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उमर वकास भट्ट कह रहे हैं सर माई क्वेश्चन हैज बीन स्किप्ड, मैंने जवाब दे दिया जी। साथ ही नासिर जमाल साहब का एक सवाल आया, वो कह रहे हैं whether an order under section 147(6) rejecting estimation of taxpayer was it appealable under section 127। जी बिल्कुल, आप अगर आपके अगेंस्ट इसमें ना एक एंड पे अगर ये स्पेसिफिक सेक्शन नहीं नासिर जमाल साहब लिखा हुआ
उसके अंदर, तो उसके बाद में वो ये लिखता है कि जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, या आपको लॉस हो जाए, तो उस सूरत में भी आप अपील कर सकते हैं। नासिर जमाल साहब उसको ज़रा 127 में चेक कर लीजिएगा, और ये आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अफान नदीम साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अगर किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है और वो पहले टैक्स फाइलर नहीं है और बिजनेस की नेचर भी ऐसी हो कि टैक्स फाइलर होना ज़रूरी हो, तो क्या होगा सर? तो ठीक है जी, सीधी बात है, अब आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इसके अलावा तो अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन अब इतनी ज़्यादा है और डिफॉल्ट सरचार्ज और इतना कुछ है कि अब आपको इसके बगैर आप सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लीगल बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अफान नदीम साहब उसको कवर कर लें, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। सरमद बशीर कह रहे हैं थैंक यू, चले आपका शुक्रिया जनाब। वजाहत हसन हाशमी साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ रेंट इज ट्रीटेड इन प्रॉपर्टी इनकम एंड विच इज ट्रीटेड इन अदर सोर्सेज। देखें वजाहत हुसैन साहब, वजाहत हसन साहब, बात ये हो रही है अगर आप इमूवल प्रॉपर्टी, लैंड एंड और बिल्डिंग या दोनों का इकट्ठा रेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, या आपके पास फॉरफिटेड डिपॉजिट आ जाता है, ठीक है, या आपको एडवांस रेंट रिसीव हो जाता है इसके अगेंस्ट, तो इस केसेस में आप जो होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन देखनी है तो सेक्शन 39 में दी हुई है, जिसके मुताबिक एक दो मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रॉपर्टी सबलेट करता है टेनेंट ओनर से लेके, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है टेनेंट की। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी देंगे तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। इसी तरह अगर आप एग्री लैंड अगर आप रेंट आउट करेंगे, यानी उसका आप चार्ज करेंगे, तो वो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बनेगा। तो वजाहत साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर ऐसे ही है तो इसको ओके कर दें। उमर वकास कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा आपने एब्रीवेशन यूज किया, सॉरी मैं समझा कुछ और है। ठीक है वकास साहब, वो तो ओके हो गया। फयाज अहमद साहब कह रहे हैं इफ देर इज लॉस इन AOP वेयर इट विल शो इन पार्टनर इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए फयाज साहब, वो ये होगा कि उसमें जो शेयर होगा ना पार्टनर का, फर्ज करें 10 लाख का लॉस है, उसमें 5 लाख एक पार्टनर का है, या 60-40 है, जो भी रेशो आएगी, तो जो उसका लॉस होगा वो AOP से जो शेयर वहाँ है उन्होंने दिया हुआ है, वो आप लॉस वहाँ शो कर सकते हैं, शेयर फ्रॉम AOP से। जी जनाब, आगे मुझे उम्मीद है फयाज साहब आपको जवाब मिल गया होगा। आमिर शेख साहब है, वो कह रहे हैं सर प्लीज़ इनकम टैक्स फॉर सैलरी पर्सन फार्मूला प्लस डिटेल से बता दें। देखिए आमिर शेख साहब, बात ये हो रही है कि सैलरी मैंने अभी बताया आपको 6 लाख रुपए तक 0% है, 6 लाख से ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है उस पर फिर लगेगा। लेकिन उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, आपने जो सवाल किया है बेसिकली वो रिलेट करता है, फार्मूला ये है कि जो टैक्सेबल सैलरी आपकी अल्टीमेटली आएगी उसके ऊपर जो टैक्स है वो काटा जाएगा, और उसके मुताबिक वो एम्प्लॉयर जो है वो जमा भी करवाएगा, और बाद में आप क्रेडिट भी उसका क्लेम कर सकते हैं। अब अगर उसको 6,60,000 से ज़्यादा जाएगा, यानी अगर मेडिकल अलाउंस शामिल है 10% माइनस कर दे, तो फिर उसको जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अदरवाइज जो एग्जम्पशन निकाल के जो टैक्सेबल होगा उसको आपने चेक करना है। सो आमिर शेख साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट है जी M आतिफ इरशाद साहब, कह रहे हैं सर इंडिविजुअल्स वो हु रिसीव्ड नोटिस अंडर सेक्शन 147 आफ्टर फाइलिंग टैक्स ईयर 2020 रिटर्न्स आइदर दे पे दिस फर्स्ट क्वार्टर टैक्स और 2 क्वार्टर टैक्स फॉर टैक्स ईयर 21 रिटर्न। देखिए बात ये हो रही है, उन्होंने दिए हुए डेडलाइन इसकी कि आपने क्वार्टर, अब आपके 2 खत्म हो गए ना, तो 2 का इकट्ठे ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बजाय ये कि एक फिर दूसरा भी ड्यू हो जाएगा, फिर दूसरे का जवाब देंगे। तो हम आतिफ साहब, आपको मुझे उम्मीद है जवाब मिल गया होगा, इसको ओके कर दें। वजाहत हसन हाशमी साहब ने ओके कर दिया, शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं। नासिर जमाल साहब ने एक और सवाल किया है, वो कह रहे हैं वेदर 2 AOPs हैविंग सेम पार्टनर्स विद सेम परसेंटेज कंप्लीट कॉमन ओनरशिप एंड सेम बिजनेस नेचर वर लायबल टू टैक्स ज्वाइंटली और नॉट। देखें आपने अभी खुद ही कहा कि 2 AOPs हैं, अब AOPs अगर अलग अलग बनाई हैं आपने तो उनका NTN भी डिफरेंट होगा, तो वो इकट्ठे कैसे होंगे?
वो आपको सेपरेटली ही उनको टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके, हाँ पार्टनर्स को दोनों में जो शेयर आएगा वो उनको उसके मुताबिक वो रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये अलग ही रहेगा, ये मर्ज नहीं होंगे जी, ये मैं आपको बताता चलूँ, अनलेस आप एओपी का ज्वाइंट वेंचर ना कर लें एक अलग से, वो मिलके कुछ ना कर रही हूँ। मोहम्मद तैमूर अंजुम साहब हमारे साथ है, वो कह रहे हैं होम रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रदर रीडिंग इन जापान हैव एनी लिमिट टू सेंड मनी फ्रॉम अब्रॉड। तैमूर साहब ऐसा तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। वहाँ वो पैसा उन्होंने कमाया हो, वो वहाँ जो भी स्टाइपेंड है, सैलरी है, जो भी है, बिजनेस है, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसी में से खर्च करके पैसे भेजे हों बैंकिंग चैनल के थ्रू, बेहतर है पैसे आ जाए, तो फिर एज सच उसमें आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कोई लिमिटेशन नहीं है जी, जितना मर्जी वो पैसा ड्यूली अर्न जो है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं। सो मोहम्मद तैमूर साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप ओके कर दें। मीनवाइल एक और सवाल आ गया है, वो कर रहे हैं फयाज अहमद साहब सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर शेयर फ्रॉम एओपी इन माइनस फिगर विल बी शोन इन केस ऑफ लॉस और नॉट। जहरी बात है जी, आपका लॉस आएगा तो तभी है ना, अगर आपका वो लॉस नहीं लेता बैलेंस शीट में, वो मुझे पता चला था, तो आप उसको डेबिट साइड पे लिख सकते हैं, उसको ज़रा चेक कर लें। तो ये इतना कोई इशू नहीं है, अगर आपका जेन्युइन केस है और विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लॉस आ रहा है तो आप उसको शो कर सकते हैं जी। मैं अब यूट्यूब पे चेक करूं, फयाज अहमद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मैं यूट्यूब पे सवाल चेक कर लूँ जी। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, मैं ज़रा वो देख लूँ। पहला सवाल है जी, वो कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफंड क्लेम्स, हाउ एफपीआर डिटरमिन्स और प्रोसेस द रिफंड एप्लीकेशन। देखिए इसमें 170 और 171 सेक्शन है जो कहता है आप ई पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन देंगे और फिर उसके बाद एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें वेट करके फिर आपको वो रिफंड जो है वो इशू करेंगे। लेकिन रिफंड इशू करने से पहले वो ये भी देखेंगे कोई और पेएबल तो नहीं इस बंदे का निकलता, या कोई और डिमांड तो नहीं, एरियर तो नहीं है। ये एक ड्यू प्रोसेस है जो वो आपसे पूरा करके फिर ही आपको पैसे देंगे। मोहम्मद फरीद साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक सवाल किया है, सर सर्टन पेमेंट्स आर मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ओनली, एड्स ऑन फेसबुक एंड गूगल। अच्छा, दीज आर पेड बाय द डायरेक्टर्स थ्रू देयर ओन क्रेडिट कार्ड्स। बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ दीज एक्सपेंसेस शुड बी ट्रीटेड सो देयर वुड नो इशू फॉर डायरेक्टर एंड कंपनी एज वेल, प्लीज गाइड। देखें सवाल तो बड़ा अच्छा है। अगर कोई लीगल लिमिटेशन है तो आप क्या करें कि पहले एक एग्रीमेंट कर लें कंपनी और डायरेक्टर के दरमियान कि जो हम पैसे आपको देंगे तो वो आप आगे एज इट इज ही क्रॉस चेक के थ्रू या जो भी उनका कार्ड है उसके थ्रू आप पे करेंगे। वैसे तो लॉ ये कहता है कि बिजनेस अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में जाना चाहिए। अब चूंकि लीगल इम्प्लीकेशन आ गई है, प्रैक्टिकल लाइफ ये कह रही है जी वो उसके बगैर पेमेंट नहीं होती, तो अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और कंपनी नहीं ट्रांसफर कर सकती, यानी कंपनी के नाम का अगर क्या कार्ड नहीं बनता और कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक एग्रीमेंट करके आप क्रॉस चेक में डायरेक्टर को ट्रांसफर करें, वो आगे पेमेंट करें। लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए, तभी लो आपको फैसिलिटेट करेगा, वरना कंपनी के अकाउंट से निकल के रेसिपिएंट के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो इस पे जो है सेकंड ओपिनियन भी ली जा सकती है एफबीआर की कि जनाब इसमें आप हमें सजेस्ट करें, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, वरना तो पेमेंट ही ट्रांसफर नहीं होगी, बट वे सब्जेक्ट टू केस बना के उनसे शेयर करना पड़ेगा। जी जनाब, ये मोहम्मद फरीद साहब आपके सवाल का जवाब है। नेक्स्ट है जी शेयर ये अपलोड बुक। हाँ जी, उन्होंने चैनल 40 वालों ने बुक मांगी है जी। इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद मैं आपको बुक जो है वो जो है भेज दूंगा, वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जी। मैं फेसबुक पे ज़रा देख लूँ क्वेश्चंस। अच्छा जी, नासिर जमाल साहब कह रहे हैं वेदर डीम्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 120 बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 221 डीम्ड ऑर्डर। देखें उसमें दो चीज़ें हैं ना जी। पहली बात तो ये है कि अगर तो आपने पहले तो 120 का 2A ऐड हो गया है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो उसमें आपको अमेंड कर देंगे ना। अब रेक्टिफिकेशन जो है बिल्कुल की जा सकती है अगर आपका ऑर्डर
उसमें मिस्टेक अपेरेंट है, लेकिन 120 का 2A को देखने के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो 221 के अंदर जाएगी। जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट है एम आतिफ साहब ने ओके कर दिया। नासिर जमाल साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही हो और क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो उसको ओके कर दीजिएगा। फयाद अहमद साहब ने ओके कर दिया। आमिर शेख साहब ने एक और सवाल किया है, वो कहते हैं सर कंपनी हैव सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर if that company sells product to government departments in Balochistan, then that company will also registered in Balochistan in sale tax department। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैं बताता चलूं, अगर आप पांचों सूबों में सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो आपको पांचों के साथ सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूं, क्योंकि कुछ केसेस हैं ऐसे जिनमें हमारे पास जिनमें दो दो तीन तीन जगहों पर रजिस्ट्रेशन जो है हुई है, और हर एक की सेल टैक्स की जो रिटर्न होगी वो सेपरेटली आप फाइल करेंगे। सो आमिर शेख साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अबू बकर असलम साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं इफ ए रेजिडेंट पर्सन रिसीव्ड रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली फॉर इंक्रीजिंग नेट एसेट्स इन ही रिक्वेस्टेड टू हिज कजन टू सेंड मनी इन हिज बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या ये रेमिटेंस क्वेश्चनेबल है कि नहीं, कि वेल्थ स्टेटमेंट में शो करवा दे। देखें अबू बकर असलम साहब, बात ये हो रही है, अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस आया है तो आपने अब दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर करनी है। उसका पर्पस भी उन्होंने जब भेजने वाला है वो पूछते हैं किसने भेजा, क्यों भेजा, होम रेमिटेंस के तौर पे पैसा आएगा। अगर आपने उनके नाम पे एसेट्स लिए हैं तो ऑब्वियसली ये पैसे आप उनके पैसे उसमें आप उनके नाम पे एसेट्स क्रिएट कर देंगे। अगर अपने नाम पे लिए हैं तो तब भी आप बताएंगे, क्योंकि वो पर्पस के बगैर अब चीज़ जो है ना वो आ नहीं रही है। जी जनाब। अबू बकर असलम साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो तैमूर अहमद, अच्छा उन्होंने मोहम्मद तैमूर अंजुम ने ओके कर दिया है। अबू बकर साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो। जी अभी तक तो ऐसा उधर नहीं है, मैं अपनी तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन ले आता हूँ। जी इससे पहले कि मैं टाइप कर दूं जी, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ जी। जी मैं अभी लेता हूँ जी आप लोगों का क्वेश्चन, मैं ज़रा टाइप कर लूँ ये। जी मैं अभी लेता हूँ आपका क्वेश्चन। जी मैं ज़रा पेस्ट कर लूँ, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ जी। जी अब पहला सबसे क्वेश्चन आया जी, वो आया है, अब जो नेक्स्ट आया है वो है अबू बकर असलम साहब ने ओके कर दिया, चले अच्छी बात है जी। मोहम्मद तौसीफ सदीकी साहब हमारे साथ है, वो कहते हैं सर जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज लेता है अंडर सेक्शन 153 के और पेड वोचर बनता तो पेड वोचर बनता तो क्या इस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स और जीएसटी विदहेल्ड करेगा? सप्लाईज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स और सेल टैक्स नहीं है, टैक्सेबल आइटम है। जी मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी साहब, बिल्कुल जहां आपने टैक्सेबल सप्लाईज उनको प्रोवाइड की हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड भी होंगे तो वो आपका इनकम टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि आप नॉन ATL की लिस्ट में होंगे। और जो जीएसटी जहां एप्लीकेबल है वो काट के आपको वो जो 100% है, जब आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो 100% डिडक्शन होगी अगर एग्जम्पशन ना हुई तो ये ज़रा मोहम्मद तौसीफ साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। अच्छा जी, फिर एक सवाल और है, मैं शेयरिंग अपनी बाद में करता हूँ। मोहम्मद तैमूर साहब सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मनी आए तो क्या वाइट होगी? देखें अगर तो आपकी हार्ड अर्नड मनी है, सोर्स बताना है और क्लियर है डॉक्यूमेंट्स, तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी पैसा ला सकते हैं, क्योंकि ये अपना पैसा है,
ये बिल्कुल वाइट मनी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्पज़ वही बात है, पर्पज़ और बाकी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। जी मोहम्मद तैमूर साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मीनवाइल मैं ज़रा यूट्यूब पर देख लूँ बिशारत साहब, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। अब एक सवाल है जी, ब्लिंकिंग के नाम पे सवाल है जी। वो कह रहे हैं रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन अंडर FBR एंड बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी एज वेल। देखिए बात ये हो रही है कि जो इनकम टैक्स है वो बलोचिस्तान के तो रेवेन्यू अथॉरिटी का पर्पज़ ही नहीं है, वो तो उसके पास आता ही नहीं है, वो वहाँ कैसे आएगा। वो सेल टैक्स जो होगा सर्विसेज पे, रेंट पे या सर्विसेज पे, उसके ऊपर आएगा अगर एप्लीकेबल है। तो ये ज़रा इसको क्लियर कर लीजिए अगर आपको जवाब मिल गया हो। मोहम्मद फरीद साहब कह रहे हैं सर, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट फ्रेट एयर सी और बाय लैंड whether we have also deduct tax while making payments, please guide। देखिए बात ये हो रही है मोहम्मद फरीद साहब, एक्सपोर्ट जो चीज़ें की जाती हैं, अगर उसकी प्री कंडीशन आप मेट कर देंगे तो जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उस पर विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती, वहाँ टैक्स नहीं काटना होता, लेकिन कुछ प्री कंडीशन है वो मेट करनी होती है। अगर आप वो मेट कर देंगे तो आप इसमें से जो है वो निकल जाएंगे। जी मोहम्मद फरीद साहब, अगर जवाब मिल गया तो ओके कर दें। मैं अब ज़रा यूट्यूब फेसबुक पे ज़रा क्वेश्चन ले लूँ। बशारत साहब आपका क्वेश्चन है जी, उधर मैं आ रहा हूँ। आपने सवाल किया है, पहले तो आपका था आपने 2 सवाल आ गए मेरा ख्याल है। हाँ जी 2 सवाल है आपका। पहला आपका सवाल ये, कैन ए ट्रेड रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स सप्लाई टैक्सेबल गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड चार्ज सेल टैक्स, can it avoid payment of sale tax to department as it has no input tax implication? Registered sale tax taxable goods obtained from unregistered person। देखिए पहली बात तो ये है बशारत साहब, आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं, वो ये है अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो वो विदाउट सेल टैक्स आपको देगा, उसमें तो सेल टैक्स होता ही नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो सेल टैक्स की इनवाइस इशू ही नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा उल्टा हो गया है, या इसको लिखने में कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो ये ज़रा जेल में रखें कि आपको सेल टैक्स तभी लगेगा जब वो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा और वो सेल टैक्स की इनवाइस इशू करेगा और टैक्सेबल सप्लाई होगी। जी मुझे उम्मीद है बशारत साहब आपके पहले सवाल का जवाब तो मिल गया है। मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं दूसरा सवाल क्या है जी, कैन ए ट्रेड रजिस्टर्ड सेल टैक्स गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड चार्ज सेल टैक्स, कैन ए ट्रेड रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स सप्लाई टैक्सेबल गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा दूसरा अब ये ज़रा मुख्तलिफ है, आप ये कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड से आपने परचेज किया है और आप आगे जी अब आगे बिल्कुल अगर वो टैक्सेबल है तो बिल्कुल आप चार्ज, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने तो सेल टैक्स जो है वो चार्ज करना ही है जी, नंबर 1। और दूसरा अगर वो टैक्सेबल सप्लाई में आता है, कैन इट अवॉइड पेमेंट ऑफ सेल टैक्स टू डिपार्टमेंट टैक्स। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई में इंडल्ज है तो आपको सेल टैक्स चार्ज ही करना है, क्योंकि सेल टैक्स की जो जिम्मेदारी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स या जो इम्पोर्टर होता है या जो बंदा मैन्युफैक्चर करके आगे दे रहा है वो उसके ऊपर होती है, वो दूसरे परचेजर के ऊपर नहीं है जी, वो तो बात की बात है। जी बशारत साहब मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आमिर शेख साहब का क्वेश्चन आया जी, वो कह रहे हैं सर देन वी विल सबमिट द सेल टैक्स रिटर्न एवरी प्रोविंस सेपरेटली। जी बिल्कुल ऐसे ही है आमिर शेख साहब, होता ही ऐसे है, हम खुद फाइल कर रहे हैं लोगों की सेपरेट रिटर्न जो है सेल टैक्स की हर प्रोविंस को जहां वो रजिस्टर्ड होगा। जी आमिर शेख साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दें। मोहम्मद तौसीफ सदीकी साहब है, वो कह रहे हैं आफ्टर रेफर टू माई लास्ट क्वेश्चन 9% इनकम टैक्स 100% जीएसटी की अमाउंट ऐड करके डिडक्ट होगा या एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मोहम्मद तौसीफ सदीकी साहब बड़ा ये वेल नोन क्वेश्चन है, जब भी आपको विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजन होगी जारी बात है वो आप लॉ में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी जो अमाउंट होगी, जैसे 100 रुपये और 17 रुपये सेल टैक्स है या जो भी है 16%, वो ऐड करके तो फिर उस पर जो 9% है वो काटा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद तौसीफ साहब आपको जवाब मिल गया होगा, इसको ओके कर दें। अबू बकर असलम साहब कह रहे हैं रिकमेंडेड टैक्सेशन बुक्स विद कमेंट्री एंड केस लॉज। अबू बकर असलम साहब देखें बात यह है, एक बुक तो सारा कुछ पूरा नहीं करती, लेकिन बहरहाल अभी तो जो
जो है ज़ैमा बुखारी और उनकी जो किताब है उसमें माशाल्लाह काफ़ी डिटेल और चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें केस लॉज भी हैं और कमेंट्री भी उसमें दी होती है। जी जनाब, आमिर शेख साहब कह रहे हैं ओके। अच्छा जी, अगर हमारी बुक चाहिए हो तो वो आप अपना ईमेल दे दीजिएगा, वो हम आपको जिस हद तक काम कर सकते हैं वो आपको देंगे। लेकिन अगर केस लॉ और कमेंट्री चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आपको दूसरी बुक से हेल्प लेनी पड़ेगी। जी मैं यूट्यूब पे चेक करूं। अच्छा जी, एक सवाल आ गया है, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज इन प्रीवियस टैक्स ईयर्स बट नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स, हाउ विल इट विल बी मेंशन इन द करंट टैक्स ईयर रिटर्न्स। देखें, कोशिश करें कि जब आपने परचेज की है उसको उसी में डालें। अगर आपको रिवाइज करना पड़े, सोर्सेज अवेलेबल है और अभी नोटिस आपको 122 के नहीं इशू हुए 2017 के बाद, तो आप अपनी वेल्थ को रिवाइज करके प्रॉपर्ली इंकॉर्पोरेट करके और जो उसका रेंट, अगर आप पहले खाली था तो खाली दिखा दें, जहां रेंट पे था तो रेंट पूरा कवर करके, ताकि आपको लीगल अम्ब्रेला में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब कंप्लाइंट टैक्स पेरी की जान छूटेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी मैं ज़रा देखूं फेसबुक पे कोई क्वेश्चन। अच्छा जी, मोहम्मद तैमूर अंजम कह रहे हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं। मैं अब एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं जी। नेक्स्ट है जी, अब जी मैं पेस्ट कर लूं जी, फिर आप लोगों से शेयर करता हूं जी। जी मीनवाइल एक और सवाल आ गया जी। आलम महमूद साहब का सवाल है, कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय क्वेश्चन इज दैट इन क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 do we have to provide the complete reconciliation of all the payments made during the quarter? आलम महमूद साहब बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर फिगर कुछ और होएगी और उधर अगर कुछ और होएगी तो आपको तमाम की रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली उन्होंने विद होल्डिंग टैक्सेस की तरफ लेके जाना है, जहां एप्लीकेबल है और जहां नहीं है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो आलम महमूद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लिंकिंग की तरफ से है, वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल यार्न वुलन परचेज फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर हैज पेड टैक्स ऑन द सेम ऑलरेडी। ठीक हो गया। विल द रिटेलर while selling the same material to consumer will pay tax again? देखिए बात ये हो रही है, आप दो चीज़ें हैं, अगर तो प्रिंटेड प्राइस है तो फिर तो आप फर्दर प्राइस उसको नहीं बढ़ा सकते, अदरवाइज अगर आप खरीद के और इसकी प्राइस पे कंट्रोल आपका है तो फिर आप उसको ओबियसली उस प्राइस को आप चेंज कर सके, और जो चेंज करेंगे ओबियसली अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है तो आप सेल टैक्स चार्ज करेंगे। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि आप टीयर 1 में आते हैं या टीयर 2 के अंदर आते हैं। टीयर 1 में आप आएंगे तो आपको ओबियसली उसमें आने के लिए आपको फिर रजिस्टर होना पड़ेगा और आप उसकी सेल टैक्स इनवाइस इशू करेंगे और उस पर सेल टैक्स चार्ज करेंगे। अगर अदरवाइज यूटिलिटी बिल्स पे करना है तो फिर तो आपको रजिस्टर्ड सेल टैक्स में होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप सेल टैक्स का इनपुट क्लेम करेंगे और ना ही आप आगे चार्ज कर सकेंगे। सो ब्लिंकिंग अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, आगे यूट्यूब पे तो हो गया, मैं अब फेसबुक पे देखूँ मज़ीद कितने सवाल हैं जी। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जी। पहला तो चले पहले 2 आपके ले लेते हैं, फिर मेरे वाला ले लेंगे। सर डायरेक्टर सैलरी एंड ड्राइंग थ्रू क्रॉस चेक होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। सैलरी आप अगर 25,000 से ऊपर देंगे थ्रू क्रॉस चेक है, और ड्राइंग आप अगर आप एओपी का केस है, एओपी और सोल पार्टनरशिप में आप ड्राइंग कैश में कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती जी, वहाँ डिविडेंड होगा और कंपनी डिविडेंड अगर आपको देगी तो टैक्स काट के देगी। आमिर शेख साहब इसको ज़रा आप नोट कर ले। नेक्स्ट अगर ओके हो गया हो तो इसको ओके कर दें। मोहम्मद तौसीफ सदीकी साहब का एक और सवाल है, वो कह रहे हैं कैन आई आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पीआरए? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट उसमें ये है कि जितना स्पेसिफिक और टू दी पॉइंट होगा उतना बेहतर हो जाएगा। जी मोहम्मद तौसीफ साहब, अच्छा जी, इधर ओके हो गया जी, दोनों उन्होंने ओके कर दिए हैं जी।
मेरा क्वेश्चन था जी, वाई द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हैज डिवाइडेड इनकम अंडर दी 5 हेड्स ऑफ इनकम। देखें, हर हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है। दिस इज वाई कि उन्होंने 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। आल्दो के बाद में इन्होंने एनटीआर में जो नॉर्मल टैक्स रजीम में उन्होंने जमा होकर आपकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगना है। जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वो कह रहे हैं, मोहम्मद शफीक साहब का सवाल आ गया है। वो कह रहे हैं पीआरए की 5 रिटर्न लेट फाइल की, पीआरए मेड असेसमेंट ऑर्डर टू पे 50,000 पेनल्टी। अच्छा, कैन आई फाइल अपील अगेंस्ट ऑर्डर एंड चांसेस ऑफ वेवर द पेनल्टी। देखिए, बात यह है कि पेनल्टी में आप ये प्ली लें कि ये डेलिबरेटली नहीं हुआ, ठीक है, टैक्स पूरा पेड है, डिफॉल्ट सरचार्ज भी जो है वो देख लें अगर आपका बनता है तो, ठीक है, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू कोई नहीं है इसके अंदर, तो उसको आप चेक कर लें। उसको अगर आप साबित कर देते हैं तो पेनल्टी का पर्पज डिटरेंस होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं होता। तो ये ज़रा आप उसके अंदर केस लॉ कोड करेंगे, फैक्चुअल पोजीशन क्लियर करेंगे, तो इसके बचने के काफ़ी चांसेस जो है वो आप पे हो जाएंगे। जी जनाब। अगर मोहम्मद शफीक साहब आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। आमिर शेख साहब ने ओके कर दिया। मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन देख लूँ जी। जी, आलम महमूद साहब का एक सवाल है। वो कह रहे हैं, सो वी हैव टू प्रोवाइड दी पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल रेसिपिएंट्स वेयर टैक्स एंड डिडक्टेड एंड आल्सो वेयर टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। देखिए, बात तो ऐसे ही है, आप बिल्कुल ऐसे ही है आलम महमूद साहब, लेकिन लोग ऐसे करते नहीं है। अमूमन वो सिर्फ उसी को रिपोर्ट करते हैं जिस पे टैक्स होता है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग दोनों को ही रिपोर्ट होना चाहिए। जी जनाब। आलम महमूद साहब, अगर आप के साथ मैं कन्विंस्ड हूँ, जो आपने कहा है ही उसी तरह, तो आप उसको देख लें। अब आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। जी, मैं आगे चलता हूँ जी। मेरा सवाल था वो किधर चला गया। अच्छा जी, मेरा तो हो गया जी। नेक्स्ट एक और मैं ले लेता हूँ। जी, उन्होंने ओके कर दिया जी। रिटर्न्स आर निल। हाँ, ठीक हो गया जी। निल है तो और भी आपकी फेवर में है, क्योंकि आपने कोई एक्टिविटी तो की कोई नहीं और लॉस ऑफ रेवेन्यू भी कोई नहीं है, तो ये तो आपके लिए और फेवर में चीज चली गई। अब अच्छा, मोहम्मद शफीक साहब ने ओके कर दिया जी। चलो, ये भी हो गया जी। उन्होंने कहा चले, आपका शुक्रिया जनाब, हमारे साथ है। अब अगला क्वेश्चन ये आया है कि पहले मैं देख लूँ जी, उधर पेस्ट कर दिया। उन्होंने ओके कर दिया जी। मैं इधर पेस्ट कर दूँ ज़रा, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज इनकम टैक्स लॉ प्रोवाइड एनी रिलीफ टू ए फीमेल टैक्स पेयर एज कम्पेयर टू ए मेल टैक्स पेयर। नहीं, वो पहले कभी होता था जी, अब ऐसे नहीं है। पहले कभी फीमेल के लिए जो टैक्स की जो लिमिट थी, वो टैक्स नॉन टैक्सेबल की अमाउंट की जो लिमिट थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अब चूंकि अब नहीं है ऐसा कुछ भी, अब दोनों बराबर ही हैं। सो एज सच अब कोई फ़र्क दोनों में नहीं है। और बैलोचरण जी हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एज पर क्लॉज 24C पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन पेमेंट्स टू डीलर ऑफ सीमेंट इज 0.25%। ठीक हो गया। इज देयर एनी प्री कंडीशन फॉर विद होल्डिंग ऑन दिस रेट लाइक रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट फॉर रिड्यूस रेट। देखें, आपको ना उसके जो क्लॉज है उसको जाके आप पढ़ लें। अगर उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन लिखी हुई है तो फिर तो वो अप्लाई होगी, और अगर नहीं लिखी हुई तो फिर ये डीलर ऑफ सीमेंट आपको प्रूव करना है, तो आप इसमें ओके हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्री कंडीशन है तो उसको आप चेक कर लें, फिर इसके बाद बात की जा सकती है। जी जनाब। उस क्लॉज में अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो ऐसा खुद ही से चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कंडीशन प्री कंडीशन लाजमी आप मेट करेंगे तो तभी इस तरह आप जाएंगे। जी जनाब। अलबैरो चलन, अगर आपको समझ आ गई हो बात तो आप इसको ओके कर दें। जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया है। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर द सोल पर्पज ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर बट इन पर्सनल अकाउंट। अच्छा, हाउ विल इट बी डेल्ट इन द पर्सन टैक्स रिटर्न। देखिए, बात यह है कि अब इसमें अब दो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। आपको
ये अगर आप लोन ट्रीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने क्रॉस चेक के थ्रू अगर हो तो बहुत अच्छा है, लोन रिसीव करके, क्योंकि ये आपके लिए लोन है। आप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जेम्पशन लेने जाएंगे तो आपको पहले एनपीओ के तौर पे रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आपको ऑडिटेड अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी पूरी कंडीशन मेट करनी है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोन शो करके उसको बाद में फिर उसको पेमेंट करा दें कि जी पेमेंट मैंने कर दी, उनके बिहाफ पे मुझे पैसा आया था, क्योंकि ये आपका पैसा तो है नहीं, ठीक है। और जिस पर्पज़ के लिए आया था उस पर्पज़ के लिए वो पैसा आगे लोन की रीपेमेंट दिखा के इसको रिलीज़ कर दें, जो मेरा पर्सनल ख्याल है। लेकिन अगर आप डोनेशन शो करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर बात है, वो फिर डोनेशन आप ले नहीं ना सकते। आप तो आप किस पर्पज़ के लिए डोनेशन ले रहे हैं, आप आपके अकाउंट में कैसे पैसा आ गया, तो जवाब देना फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो ब्लिंकिंग अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, इधर अब अल्बेरो चलन ने कहा जी ओके थैंक्स हो गया जी, चले अच्छी बात है जी। जी नेक्स्ट है जी, जी कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा ओके कर दिया जी उन्होंने इधर से, आपका भी इधर से फिलहाल ओके है जी। चले मैं अपना कोई पॉइंट ले आता हूँ जी जो मैंने शेयर करना है। जी एक ये पॉइंट है और एक मैं इधर शेयर कर देता हूँ जी। जी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जी कि इज 100% विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल फॉर पेमेंट अगेंस्ट सैलरीज, नंबर 1। इफ एन एम्प्लॉय इज नॉट इन एन एटीएल लिस्ट, अगर कोई एम्प्लॉय एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो आप जेहन में रखिएगा जो 10th शेड्यूल है इसका, 10th या 11th जो उसका जो शेड्यूल है इसमें नॉन एटीएल वालों का, उसमें 149 सेक्शन पे वो अप्लाई नहीं होता। सो एम्प्लॉई अगर नॉन एटीएल में भी है तो आपने 100% टैक्स ही काटना है, उसको इंक्रीज करके उस पर टैक्स नहीं काटना। जी जनाब, ये मेरा एक और पॉइंट था। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर ले, मैं और शेयरिंग आपके साथ करता हूँ। अभी थोड़ा सा 15-1 मिनट बाकी है जी। जी ये एक और क्वेश्चन मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ जी। जी क्वेश्चन ये है कि क्या इज सैलरी इनकम इज कवर्ड अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और फाइनल टैक्स रिजीम। देखिए इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, कुछ इसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कवर्ड है और कुछ फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर कवर्ड है। जैसे इनकी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी बोनस फी या कमीशन है, आप एम्प्लॉई के तौर पे लेते हैं, नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। अगर आप एरियर सैलरी रिसीव करते हैं या गोल्डन एंड शेक पेमेंट है तो उसमें सेपरेट ब्लॉक में आप जा सकते हैं। इसी तरह जो फ्लाइंग और सबमरीन अलाउंस है, कुछ जगहों पे कुछ पोर्शन उसका नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है और कुछ उसका फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर चला जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और वो उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की जाएगी। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब के चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ जी। जी ये मैंने लिंक शेयर किया जी, इसको इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इसमें जो बेल आइकॉन है इसको क्लिक भी कर दें। 200+ वीडियोस जो है वो हम इसमें अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें सेमिनार्स हैं जो हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ किए हैं, जिसमें आपका लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन है, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, गुजरावाला टैक्स बार एसोसिएशन है, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन है, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, सरगोदा टैक्स बार एसोसिएशन है, बहावलपुर टैक्स बार एसोसिएशन है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन और गुजरात टैक्स बार उनके जो हैं जो चैम्बर है उनके साथ किया है। फिर इसके बाद जो आई कैप फैसलाबाद और आई कैप जो लाहौर है, फिर जो ICMAP लाहौर और फैसलाबाद है, और फिर पिफा जो है वो लाहौर और फैसलाबाद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ UMT है,
आपका पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जीसी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी शामिल है। सो कोशिश की हमने कि जितने जितने भी वीडियो जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसको हम रिकॉर्ड करके अपलोड करें। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन है और हमारी बुक्स जो हैं वो भी इसके अंदर अपलोड हुई हुई है। सो बिल्कुल फ्री है जी, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जिन जिनको इससे फ़ायदा उठाना हो वो बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाएं और आगे इसको पास ऑन करें। जी एक सवाल और आ रहा है, वो उस्मान मानी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ डिफाइन एनटीआर, एफटीआर एंड अदर। देखिए उस्मान मानी साहब, इसको इन शॉर्ट ये है कि अगर आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स पे करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकाल के टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसे नॉर्मल टैक्स रिजीम कहा जाता है। शुरू में नॉर्मल टैक्स रिजीम ही होता था। फिर इसमें फाइनल टैक्स रिजीम वो है कि जहाँ जो टैक्स कट जाता है वो फाइनल होता है। जैसे एक्सपोर्ट है इस वक्त या डिविडेंड है, उस पर जो टैक्स कट जाता है वो फाइनल है। और इसके अलावा जो सेपरेट ब्लॉक है, कुछ अभी जिसमें ब्लॉक सेपरेट हो जाते हैं उसमें रेट अलग से लगा दिया जाता है और वो उसके लिए फिक्स टैक्स रिजीम जो है वो बन जाता है। जी जनाब, तो उस्मान मानी साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी जनाब, मैं यूट्यूब पे ज़रा चेक कर लूँ कोई और क्वेश्चन आया हो। जी 3 क्वेश्चन और आए जी यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहले कौन सा जी? सर ये गाइड कर दें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के बिल्स पर क्या एनपीओ से फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर सकते हैं कि है के इलेक्ट्रिक। देखिए बात ये हो रही है, अगर उसको अब इसमें 2 चीज़ें हैं ना, अब लॉ देखना पड़ेगा आपको कि अगर तो उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। देखें उन्होंने भी बिल इसी तरह ही चार्ज करना है कि अगर आप पे एप्लीकेबल है तभी वो आपको चार्ज करेंगे, वरना वो आपको चार्ज नहीं करेंगे। एनपीओ को आल्दो के उसकी इनकम तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, वो उसमें ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या वो सेल टैक्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, उसको देख के ये बात की जा सकती है। जी जनाब, ब्लिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बिजनेस कैपिटल शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इंडिविजुअल। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब सवाल क्या है जी? प्लीज एक्सप्लेन आइटम्स टू बी रिपोर्टेड इन पर्सनल एक्सपेंसेस अगेंस्ट टैक्स, रेंट, सेस एंड चार्जेस। देखें ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अगर आपको रेंट पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, कोई चार्ज पे करते हैं, कोई प्रोविंशियल टैक्स आपको लगा हुआ है, ये उसकी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है आपका इशू अब क्लियर हो गया होगा। और जो बिजनेस की बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है वो वेल्थ में बंदे की एसेट के तौर पे स्टैंड करती है। इसी तरह कंपनी में जो शेयर्स हैं वो कंपनी की लायबिलिटी है और जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनकी वेल्थ में रिपोर्ट होती है। जी जनाब, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इधर अब मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर इनकम ऑफ टैक्स पेयर वाज 5 मिलियन इन 2014, ठीक हो गया। FBR मेड एक्स पार्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 111 एज प्रोविंशियल टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वाज नॉट पेड, ठीक हो गया। एंड टैक्स डिमांड इज क्रिएटेड, ये भी हो गया। Can FBR collect this tax? Number 1. Number 2. If we file appeal with reference to the case law, is there any chance of elimination of tax liability? मोहम्मद शफीक साहब, पहली बात तो ये है कि आप पहले ना इसको चेक करें कि ये जो पावर है 2013 से, मेरा ख्याल है 13 या 16 दोनों में से चेक कर लीजिएगा, इनके पास आई थी कि 111 सेक्शन में आपको वो हिट करके तो आपकी अदर इनकम बना के टैक्स लगाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपने प्रोविंस को टैक्स दिया है। अगर तो आपने दिया है तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आप वो आपको टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। अभी भी आप कोशिश ये करें कि आप अपने प्रोविंस को टैक्स जो है वो जमा करा दें। उसकी वजह यह है कि अगर आप FBR को दे भी देंगे तो प्रोविंस ने आपको छोड़ना नहीं है। वो ज़रा चेक कर लें, अगर कोई लीगल हिच नहीं है, आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप सूबे को टैक्स दे दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप कब बनता है, ज़ाहिर बात है आप 5 मिलियन खुद ही शो कर रहे हैं, नंबर 1। और अगर नहीं तो फिर अगर आप फेडरल को दे भी देंगे तो बाद में फिर सूबा हो सकता है आपको, अगर लॉ उसका अलाउ करता है कि वो आपसे 2014 की रिकवरी कर सकते हैं, तो वो फिर आपसे सूबा भी मांगेगा, तो फिर डबल टैक्स हो जाएगा। फिर आप रिफंड FBR से मांगने जाएंगे तो आपके लिए आपका पैसा ब्लॉक होगा, शायद मिल जाए किसी वक्त में, लेकिन फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। सो बेहतर ये है कि आप पहले सूबे को क्लियर करें,
फिर इसके बाद इधर आप उसकी प्ली ले सकते हैं, जी हमने उसका टैक्स जमा करा दिया है, ये हमें टैक्स चार्ज ना करें, या ऑब्वियसली एक्ट करने से पहले लीगल ओपिनियन अपने कंसल्टेंट की ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो। यावर जमाल साहब हैं, वो हमारे साथ, वो कह रहे हैं एंटीएन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अफगान सिटीजन ऑन POR बेसिस पे। हाँ तो कोई बात नहीं है जी, आप इधर उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। लोग तो फॉरनर्स आ रहे हैं यहाँ पे जिनकी नॉन रेजिडेंट्स है, आप उस POR की बेस पे, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ जो है आपका ओवरसीज़ का दिखा दे, या उसका जो पासपोर्ट की बेसिस पे भी जो एनटीएन जो है वो मिल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है जनाब, ठीक है। ये इसको ज़रा यावर जमाल साहब इसको आप ओके कर दीजिएगा। मैं देख लूँ उधर जी यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन आया हो। हाँ जी, वो क्वेश्चन कर रहे हैं ओके, अच्छा उन्होंने थैंक यू कर दी जी, ओके कर दी, चले आपका शुक्रिया जी। जी कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं जी। अभी 5-1 मिनट बाकी है जी, मैं एक पॉइंट 1-2 और ले लेता हूँ जी। जी मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है जी, मैं पेस्ट कर दूं तो फिर मैं आप लोगों से शेयर भी करता हूँ जी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये आ रहा है जी, इज डिडक्शंस आर अलाउएबल अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम डिडक्शंस। जी अब डिडक्शन जो है रफीक साहब ने तोके कर दिए जी। जी डिडक्शन बेसिकली देखें एक्सपेंडिचर तो नहीं मिलते, डिडक्शन में आपके पास है, अगर आपके पास डिडक्टेबल अलाउंसेज आपके हैं, ज़कात मतलब उसमें ज़कात है, WBPF है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, अगर एप्लीकेबल है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो, या प्रॉफिट ऑन डेट है, या एजुकेशन चिल्ड्रन के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से कोई चीज़ अगर आप उसकी प्री कंडीशन मेट कर देते हैं तो वो डिडक्शन आप अपनी सैलरी के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं, या एग्जम्पशन अगर हैं अल्टीमेटली जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके अगेंस्ट टैक्स रिडक्शन और टैक्स जो क्रेडिट्स है वो भी आप माइनस कर सकते हैं जहाँ जहाँ आप प्री कंडीशंस को मेट करेंगे। जी जनाब कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने देखा, मैं टाइम जी रनिंग शॉर्ट है, मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ। जी क्वेश्चन है जी, ये मैंने इधर तो पेश कर दिया, मैं दूसरी तरफ पेश करके आता हूँ जी। दूसरी तरफ अच्छा जी, इससे पहले के 208 है तो ये काम करना पड़ेगा, स्टेटमेंट पेस्ट। हाँ जी ये क्वेश्चन है जी, बेसिकली मैं आलम महमूद का सवाल पहले लेता हूँ जी। वो कह रहे हैं सर विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडिड इन दी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज एडजस्टेबल फॉर कंपनीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप अपना जो इनकम टैक्स जो है उसकी एडजस्टमेंट आप क्लेम कर सकते हैं। आलम महमूद साहब अगर जवाब मिल गया तो ओके कर दें। अच्छा जी अब क्वेश्चन क्या आ रहा है जी हमारी तरफ से, जो करें इफ एन एम्प्लॉई हैज नॉट रिसीव्ड सैलरी इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर then is the same will be taxable in the hands of employee or not, and how much amount will be offered in the wealth statement under this case। देखिए बात वही है, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपको सैलरी रिसीव नहीं हुई है तो इनकम टैक्स रिटर्न जितनी रिसीव हुई है उतनी ऑफर करेंगे, नहीं हुई तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में पूरी आप अप्रूवल डालेंगे अगर पूरे साल की सैलरी ड्यू है, और फिर जब ओबियसली आपको मिलेगी तब आप उसको ऑफर करेंगे। अब उसमें फिर आपको ओबियसली 2 ऑप्शन आ जाएंगी कि या तो आप एरियर सैलरी जब आती है तो पिछले सालों या सालों में चले जाएं, या जिस साल में इनकम रिसीव हुई है उसमें चले जाएं, जिस तरफ टैक्स कम बनेगा वो आप दे सकते हैं। अच्छा जी उस्मान मानी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज़ डिफाइन NTR FTR एंड अदर। उस्मान मानी साहब अभी मैंने आपके सवाल का जवाब पहले दिया है, उसको ज़रा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जवाब उसका मिल जाएगा। जी जनाब आगे आलम महमूद साहब ने ओके कर दिया जी। टाइम अब पूरा जी, चंद सेकंड्स बाकी हैं,
हम घंटे पूरे का सेशन ये करते हैं। मैं फिर अपना लिंक जो है आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ जी, लास्ट पॉइंट है मेरा। इसमें तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। जितनी ऑलरेडी वीडियो 200 प्लस वीडियोस ऑलरेडी हैं और जो मज़ीद आ रही हैं वो भी इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपके पास उसका जो लिंक है ऑटोमेटिक उसका जो है वो आपको आ जाएगा जी। एक आखिरी सवाल इधर से ले लेते हैं। इमरान सखावत साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच जी, विश यू क्लियर एंड ग्रेट हेल्थ, प्लीज सर throw light on 165 statement for companies, please define method of deduction। देखिए डिडक्शन तो ओबियसली जब आप पेमेंट करेंगे तभी आप टैक्स काटेंगे इमरान सखावत साहब। अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और पार्टी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं है, जब आप पेमेंट करेंगे तो जो लो एप्लीकेबल है वो काट के, चाहे 149 है, 153 है, 155 है, जो भी पेमेंट्स है जहाँ जहाँ टैक्स एप्लीकेबल है वो काट के आप जहाँ एप्लीकेबल होगा, मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ काटेंगे आप। मीनवाइल मदर अब्बास साहब का भी एक सवाल आ गया। वो कह रहे हैं इफ ए पर्सन इज हैविंग अदर नेशनैलिटी एंड आल्सो कम्स इन पाकिस्तान ईच ईयर फॉर 30 to 50 days, ठीक हो गया, ही अर्न्स सैलरी इनकम फ्रॉम दैट कंट्री, इज इट नेसेसरी टू सबमिट रिटर्न इन पाकिस्तान? देखें पाकिस्तान में अगर आप कम से कम रेजिडेंट आप बनेंगे तो तब आप आएंगे, वो नेशनलिटी बेस नहीं है, वो रेजिडेंशियल स्टेटस की बेस है। जब तक आप रेजिडेंट नहीं बन जाते तब तक आप पे वो जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम अगर है तो उस पर आपको टैक्स, अगर डबल टैक्सेशन टीटी एग्रीमेंट या एग्जम्पशन नहीं है तो वो देना पड़ेगा। तो मज़र अब्बास साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें जी। जनाब आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं। पहला है जी अबू बकर असलम साहब कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट हैज़ नॉट पाक सोर्स ऑफ इनकम, ओनली हैव 2 प्रॉपर्टीज, ही हैज सबमिटेड नॉन रेजिडेंट डिक्लेरेशन विद नल रिटर्न विद नील वेल्थ स्टेटमेंट। क्या वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करके प्रॉपर्टी शोन करें या नील रहने दें? देखिए बात यह है कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है, ठीक है, तो वो तो आपको शो करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल यह है कि नॉन रेजिडेंट को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी नहीं है। आप उसको पहले चेक कर लें, अगर वो रेजिडेंट है तो फिर वो लाजमी है, अदरवाइज लाजमी नहीं है। और अगर आपने कर दी है तो ज़ाहिर बात है अगर आपने की है तो उसको आप एक्चुअल बेसिस पे ले आएँ ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चूंकि आप कर चुके हैं तो फॉर्मेलिटी को ठीक कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन लीगल चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। आमिर शेख साहब कह रहे हैं बोनस पर कितना विद होल्डिंग टैक्स बनता है? देखिए बोनस पहले एक वक्त था, कुछ सेपरेटली कुछ चीज़ें थी इस तरह थी, लेकिन अभी एज सच जो है बोनस इज ए पार्ट ऑफ सैलरी है, वो सैलरी में ऐड करके उस पर टैक्स जो है आमिर शेख साहब काटा जाएगा। आखिरी सवाल है जी जहीर साजिद साहब कह रहे हैं इफ गवर्नमेंट एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन परचेज लैंड फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन 25% कॉस्ट शुड पे टैक्स आफ्टर सेल ऑफ प्लॉट्स आफ्टर एंड गवर्नमेंट एनपीओ परचेज। देखिए बात यह है अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एनपीओ का स्टेटस है और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपने लेना है, अदरवाइज अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो फिर उस पर टैक्स लग जाएगा। जी जनाब जहीर साजिद साहब, आपको अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। स्कीम लाइक इंडस्ट्रियल पार्क्स टू प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन एनपीओ का स्टेटस है और एग्जम्पशन ले लें तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर उस पर अगर एग्जम्पशन नहीं है तो फिर जहीर साहब उसको टैक्स देना पड़ेगा। जी मुझे उम्मीद है जी बाकी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। आप अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके पास फिर हाजिरी देंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।